ओके, सो टॉपिक का नेम है इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि यूलर्स मेथड क्या करता है, तो उसमें थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं, साथ इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड को ले आते हैं। इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड यहाँ और यूलर्स मेथड दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और मोस्टली ये फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बनाएंगे। अब फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो। कितने हो? 1 वेरिएबल आपके पास 1 हो। अब इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे कि आपके पास हो dy बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, एक ही है, सिर्फ x। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी उनको इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड और यूलर्स मेथड दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह आपका यूलर्स मेथड और इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड आपस में रिलेट करते हैं। आपके पास यूलर्स मेथड था जो कि प्रेडिक्ट करता था नेक्स्ट वैल्यू को ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस वैल्यू सच दैट h इंटू एफ डैश एक्स एन वाई एन, इस तरह। यानी स्लोप एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव आपका स्लोप होता है। तो स्लोप के अंदर एक्स एन और वाई एन को पुट करके एच जो कि हमारा स्टेप साइज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और देन हमारा ये रिलेशन आ जाता है, जिसको कहते हैं यूलर्स मेथड। अब इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड इससे एक स्टेप आगे चलता है। अब इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड क्या करता है, ना सिर्फ पीछे वाले टर्म पे डेरिवेटिव को सोल्व करता है, ना सिर्फ पीछे वाले टर्म पे डेरिवेटिव को सोल्व करता है, बल्कि आगे वाली टर्म का डेरिवेटिव भी ये सोल्व करके उसको ऐड करता है, x प्लस एन प्लस 1 और y n प्लस 1, और इनका ले लेता है एवरेज, यानी एवरेज स्लोप। यूलर्स मेथड में क्या होता था, सिंपल एक ही पॉइंट पे स्लोप देखते थे और एज्यूम करते थे कि स्लोप चेंज नहीं होगा। अब इम्प्रूव यूलर्स मेथड में आप क्या करते हो, आप एज्यूम नहीं करते कि स्लोप कांस्टेंट रहेगी, बट इनफैक्ट आप दो कंसेक्टिव पॉइंट्स जो हैं उन पे क्या करते हो, एवरेज कर लेते हो स्लोप को, और देन आप अगेन उसको यूलर्स मेथड पे अप्लाई करते हैं, तो आपके पास इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड की इक्वेशन आ जाती है। अब वो इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास आपने एक इक्वेशन लिख ली, वो है y एवरेज स्लोप इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एन वाई एन प्लस एफ डैश एक्स एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी स्लोप है। अब आपकी यूलर्स की इक्वेशन क्या थी, वाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस, यहाँ पे आ गया h इंटू एफ डैश एक्स एन और वाई एन। अब इसी को हम मॉडिफाई करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड की। वो बनेगा वाई एन प्लस 2, यानी सेकंड टर्म ऑन द बेसिस ऑफ y1। इनिशियल टर्म को आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0, यानी 0 के बजाय यहाँ पे आपके पास n आएगा ना, यस। तो nth टर्म यानी कि सेकंड टर्म, तीन टर्म्स है वाई एन प्लस 1 और वाई एन प्लस 2। तो ये वाली टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं इन दो टर्म्स को यूज करके। तो वाई एन प्लस एच, अब आगे पूरी स्लोप एफ डैश एक्स एन वाई एन प्लस एफ डैश एक्स एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को आप नीचे लिखें, यहाँ 2 को आप उठा के इसके
साथ ले आएँ, डजंट रियली चेंज एनीथिंग, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला बन जाता है, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड। और ये यूलर्स मेथड क्या करता है, आपको इक्वेशन के सॉल्यूशन देता है, यानी ओडीई इक्वेशन के सॉल्यूशन देता है। अब आपने गूगल कोलैब को ओपन करना है और यहाँ पे हम एक न्यू नोटबुक को ओपन करेंगे। जो न्यू नोटबुक है इसको हम यूज़ करके इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन मिल जाएगी, एक वे ऑफ लर्निंग मिल जाएगा, जिससे हम इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब x नॉट ज़ीरो था, यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो था, तो आपके पास y का आंसर भी ज़ीरो था। आपको कहा जाता है x की वैल्यू 1 है, तो देन y की वैल्यू क्या हो। आपने x इज इक्वल टू 1 पे y का सोल्यूशन निकालना है, और साथ आपको गिवन है टेक स्टेप साइज h इक्वल 0.01। लेट्स से आपका सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है जिसको आप टैकल कर रहे हैं। इसमें से मोस्टली चीज़ें आप खुद चेंज कर सकते हैं, जैसे स्टेप साइज है, इनिशियल कंडीशंस हैं। तो फॉर द सेक ऑफ दिस डिमॉन्स्ट्रेशन हम इन कंडीशंस को लेके चलेंगे। आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है numpy को, देन डिफाइन करना है एक फंक्शन को जिसका नाम होगा DER, डेरिवेटिव, यानी जो हमारी इक्वेशन है DER उसको लिखेंगे। अब ये सिर्फ हमारे केस में x पे डिपेंड कर रही थी। इक्वेशन थी क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब हमारे केस में राइट हैंड साइड पे सिर्फ x आ रहा है, तो हम रिटर्न में करेंगे x। लेट्स से यहाँ पे होता 5x, तो हम यहाँ पे लिखते 5 मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पे होता है 5x माइनस 10, मैं लिखता यहाँ पे 5x माइनस 10। यहाँ पे होता x स्क्वायर, मैं लिखता x मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर, इस तरह 5x स्क्वायर। तो जो भी टर्म मुझे गिवन होगी, मैंने dy बाई डी एक्स को एक साइड पे करना है, बाकी टर्म से एक साइड पे करनी है। तो जो भी इक्वेशन होगी वो मैं सिंपली अपने साथ लिख लूँगा। अब हमारा केस सिंपल है, हमें सिर्फ यहाँ पे x को रिटर्न करना। देन आपको क्या करना है, फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट यूलर्स मेथड का फंक्शन डिफाइन करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इम्प्रूव्ड यूलर। अभी आपका मेथड है, इसमें कुछ चीज़ें आएंगी। सबसे पहले x नॉट की वैल्यू है, फिर x1 की वैल्यू है, फिर x की वैल्यू है, और फिर x की वैल्यू है। ये आपकी 4-5 वैल्यूज़ हैं जो आपको गिवन थी डेटा में। दिस इज़ नॉट x1, दिस इज़ y नॉट। तो आपके पास ये 4-5 वैल्यूज़ हैं जो आपको गिवन हैं, जो आपने यूज़ करनी। अब इसको यूज़ करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक y नॉट y1 को फाइंड आउट करना है बेसिस ऑन y नॉट। तो वो है y नॉट प्लस h मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव, और उसमें आप क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे उसके अंदर x नॉट y नॉट। देन आप सिंपली क्या करेंगे, एक टर्म और डिफाइन करेंगे, दैट इज y2 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय
डेरिवेटिव एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेरिवेटिव एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई वन। अब ये हमारी जो y2 की वैल्यू है ये आपका क्या बन जाएगी, यूलर्स मेथड की कंडीशन बन जाएगी। और आगे आपने करना है रिटर्न y2। अब इसमें आपके पास आइट्रेशंस नहीं की अभी, और आइट्रेशंस के अलावा कंडीशन चेक नहीं की गई कि किस बेस पे आपने स्टॉप करना है, आपका आंसर एक्चुअली होगा क्या ना। इसमें x की कंडीशन है, आपने यहाँ पे एक लूप लगानी है वाइल x नॉट इज नॉट इक्वल टू x, देन ये नीचे वाली कंडीशन चलेंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंटेशन भी करनी है, जो कि क्या है, x नोड के अंदर आपने h को ऐड करना है, और y जो वन की वैल्यू है वो आपने y नॉट को असाइन करनी है, y2 की वैल्यू को आपने y1 को आपने y2 की वैल्यू असाइन करनी है, और रिटर्न कर देना है y2। अब दोबारा से एक्सप्लेनेशन सुन ले एक बार। आपने सिंपल जो डेरिवेटिव साइड पे करके इक्वेशन थी वो रिटर्न करवा ली, अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू बार बार ले रहे हैं हासिल करने। अब आपने इसमें करना क्या है, एक कंडीशन लगाई, एक इम्प्रूव्ड यूलर का फंक्शन लिखा, उसमें 4 पैरामीटर्स इनपुट के लिए x नॉट, y नॉट, h और x, फिर while की लूप कंडीशन लगाई, while लूप लगाई। आपने कहा जब तक x नॉट और x की वैल्यू सेम ना हो जाए आपने लूप चलाते रहना। अब y नॉट प्लस h के साथ डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई किया, यानी इस इक्वेशन में x नॉट और y नॉट को ऐड किया। अब हमारा ऊपर एक पैरामीटर है, नीचे हम दो दो दे रहे हैं, तो ऊपर भी 2 वेरिएबल्स में फंक्शन को लिख लें x और y, ताकि एरर ना आए। अदरवाइज हम यहाँ पे y नॉट ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम इन जनरल सॉल्व कर रहे हैं तो हम दोनों को ही यूज़ करेंगे। अब आगे पहले आपने इक्वेशन लिखी, यूलर्स मेथड से y1 कैलकुलेट किया, और इम्प्रूव्ड यूलर मेथड में एवरेज आउट करके जो स्लोप निकालते थे उससे आपने y2 कैलकुलेट कर ली। अब इंक्रीमेंटेशन कर दी x नॉट में भी, y1 यानी नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू आपने पीछे वाले को दी, इसी तरह y2 की वैल्यू आपने y1 को दी, और रिटर्न कर दिया y2। अब y2 आपका बेटा इसमें होगा सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है, सिंपली रिजल्ट वेरिएबल बनाना है, और उसको इम्प्रूव्ड यूलर फंक्शन को आपने कॉल करना। उससे पहले आपको कुछ इनपुट्स लेनी चाहिए। एक्स नॉट इज़ इक्वल टू, वरना हमें हार्ड कोड करनी पड़ेगी वैल्यू, तो मैं हार्ड कोड करना नहीं चाहता, इसलिए मैं जनरल इनपुट बना रहा हूँ। इनपुट है आपके पास, इनपुट एंटर एक्स नॉट, इसी तरह वाई नॉट की एक इनपुट होगी, एंटर वाई नॉट, इसी तरह आपके पास एक एच की इनपुट होगी, इनपुट एंटर, यहाँ पे कॉमास आएंगे अदरवाइज एरर देगा, एंटर एच, और लास्ट पे आपने एच की एक्स की वैल्यू भी एंटर करवानी है यूज़र से, फ्लोट इनपुट एंटर एक्स। और देन आपने एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाना है, उसमें इम्प्रूव्ड यूलर फंक्शन को कॉल करना है, और आपने इसको पैरामीटर दे देने एक्स नॉट वाई नॉट, जिस ऑर्डर के साथ आपने डिफाइन किया था उसी ऑर्डर के साथ इसको देंगे, प्रिंट करेंगे द सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ y एड x इज इक्वल टू x
इस यहाँ पे आप y की वैल्यू दे देंगे, रिजल्ट की वैल्यू दे देंगे, रिजल्ट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और उसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास। इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। तो हमारे इनिशियल कंडीशन थी x नॉट 0 था, y नॉट 0 था, स्टेप साइज 0.01 का था और x की वैल्यू हमारी 1 की थी। अब इसमें एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि h की वैल्यू हमारी कंसिडरेबली स्मॉलर है, तो इसको 0 से 1 तक जाने के लिए 100 टाइम्स चलना पड़ेगा, जिसकी और उसके बाद ये आउटपुट दे सकेगा हमें। अब 100 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो रही है, तब तक मैं आपको कुछ इसकी लिमिटेशंस बता दूं कि इम्प्रूव यूलर्स मेथड की लिमिटेशन क्या है और इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इसकी आउटपुट या एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में ओवरलुक कर दी। सबसे पहले तो जो h की वैल्यू है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस प्रोग्राम में। h की वैल्यू जो हमारे यहाँ पे 0.01 थी, जितनी h की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नुकसान ये है कि उतनी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। जितनी h की वैल्यू कम होगी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्लोज़र जाएंगे आप एक्चुअल वैल्यू के, एरर कम होगा, लेकिन उसमें टाइम और रिसोर्सेज आपके यानी कंप्यूटेशनल पावर आपकी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो है स्टार्टिंग कंडीशन है, ये हर बार 0 होना ज़रूरी नहीं है। ये हमारे प्रोग्राम जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसी में इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन थी शुरू पे, जिसको यूज़ करके हमने x0 y0 किया। तो जो हमें कंडीशन गिवन होगी हमने उसकी बेस पे इसकी वैल्यूज़ को डिसाइड करना, और अगेन x की वैल्यू को भी हमने उन्हीं वैल्यूज़ की बेस पे डिसाइड करना है जो हमें गिवन होंगी कि y की वैल्यू आपको x इज़ इक्वल टू 1 पे चाहिए या x इज़ इक्वल टू 10 पे चाहिए, तो वो हमारी वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारी कंडीशन जिसकी बेसिस पे हम स्टॉप कर रहे हैं इसको, कि x नोट और x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सेम हो जाएगी, देन ये लूप चलती जाएगी। अब उसमें एक जो चीज़ है इस प्रोग्राम में वो देखने वाली ये है कि x नोट की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग एंड पे होगी। ठीक है, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बाद वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6 इस तरह करके इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर x की वैल्यू मुझे चाहिए, लेट्स से मुझे कहता है y की वैल्यू आप x इज इक्वल टू -10 पे दे, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम स्टक हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन हमेशा इंक्रीजिंग का केस ले रही है, वो तो होगा ही, लेकिन जो स्टॉपिंग कंडीशन है प्रोग्राम की, वाइल कंडीशन, वो नेगेटिव नंबर्स को कैटर नहीं कर रही। ठीक है, दूसरा हमारे पास फेल सेफ नहीं कि लेट्स से 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं हम, तो उसके बाद क्या आपका x नोट और h की वैल्यू सेम हो जाती है, x नोट और x की वैल्यू सेम हो जाती है या नहीं। अगर 100 टाइम्स 200 टाइम्स के बाद भी नहीं हो रही, हम इन्फिनिट टाइम जो है वो रन नहीं करना चाहते प्रोग्राम को, तो उसमें ये है कि लेट्स से आप स्टेप साइज 0.00001 ले लेते हैं, तो उसमें क्या है, ये h की वैल्यू बहुत छोटी होगी और आपकी जिस तरह हम देख रहे हैं 0.01 पे ही एग्जीक्यूशन में इतना टाइम ले रहा है, तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड और एक्सेप्टेबल नंबर के इतनी बार एग्जीक्यूशन हो जाए तो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रही हम प्रोग्राम रन नहीं करना चाहते। तो जो प्रोग्राम हमने लिखा वो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन एक मॉडिफिकेशन मैंने दोबारा की थी, तो ये थी कि कंडीशन जो हमने वाइल लूप की यूज़ की थी वो थी x नॉट नॉट इक्वल टू x, जबकि बेटर कंडीशन ये है कि x नॉट इज़ लेस देन और इक्वल टू x। तो उससे ये होगा कि जब इक्वल वाला केस है यानी x नॉट की वैल्यू 1 बनेगी, वो भी एग्जीक्यूट होगा और हमें उसका आंसर मिलता रहेगा। अब इस केस में भी हमारे पास जब x नॉट की वैल्यू x से ग्रेटर हो तो हम वापस नहीं आ सकते, उस तरह के लूप होल्स मेंटेन रहेंगे, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उससे पहले वाली कंडीशन से ज़्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि x नॉट इक्वल टू x के ऊपर भी वैल्यू को कैलकुलेट इस प्रोग्राम में किया जाएगा।
अब उसी तरह इसको हम रन करेंगे और कुछ वैल्यूज़ देते हैं। लेट्स से हम देते हैं 0.0 एच की वैल्यू लेट्स से हम देते हैं 0.5 और एक्स की वैल्यू हम देते हैं 1। तो हमारे पास जो एरर वैल्यू आई है वो है 0.875। हम एच की वैल्यू थोड़ी कम ज़्यादा करके इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 0.3 और 1। अब इस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू है 0.585, यानी हमारे एक्चुअल आंसर है 0.5 और हम उसके पास पास ही जा रहे हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू लूँ 0.1 और 1, उस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.555। अगर मैं इसकी वैल्यू और कम कर दूँ 0.1, उस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.49505 और ये हमारे एक्चुअल आंसर यानी 0.5 के बहुत ज़्यादा पास है। अगर मैं इसके अंदर h की वैल्यू एक और 0 डेसिमल प्लेस कम कर दूं 0.001 और एग्जीक्यूट करें तो हमारा आंसर 0.499 के पास आ गया, तो यानी एक्चुअल आंसर के और ज़्यादा पास। तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट कि जितनी आप एच की वैल्यू कम रखते हैं उतनी कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन आप एक्चुअल आंसर के उतने ज़्यादा पास हैं। तो अब हम जब इतनी ज़्यादा कम कर दें हम 0.5 के पास हैं और 4th डेसिमल प्लेस पे जाके आई थिंक इट्स 6th डेसिमल प्लेस पे जाके आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आपके पास रीडिंग आ रही है जब एच की वैल्यू 0.00001 है।